हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेली क्विज कॉन्टेस्ट भी होते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, तो आप उससे ज़रूर जुड़ें। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग भाग 2, यानी कि उद्योग भाग 1 पर वीडियो बन चुकी है, यह उसका दूसरा भाग है। तो आप पहले भाग 1 को देखें, उसके बाद भाग 2 को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सब टॉपिक है लौह अयस्क संयंत्र के बारे में। तो लौह अयस्क संयंत्र क्या होता है? तो लौह इस्पात संयंत्र जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेटेड या एकीकृत लौह अयस्क संयंत्र, और दूसरा होता है मिनी स्टील प्लांट यानी कि लघु लौह अयस्क संयंत्र। इंटीग्रेटेड या एकीकृत लौह अयस्क संयंत्र में क्या होता है कि कच्चे माल आने से कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि स्टील बनने की पूरी प्रक्रिया एक ही प्लांट में होती है। और मिनी स्टील प्लांट में जो लौह अयस्क बनने की जो प्रोसेस है, उसमें से किसी एक भाग का काम मिनी स्टील प्लांट में होता है और आगे का भाग दूसरे प्लांट में होने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में जो पहला लौह अयस्क संयंत्र हम पढ़ेंगे वह है भिलाई इस्पात संयंत्र, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि यह भिलाई में स्थित है, यानी यह दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वह भारत सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1955 को रूस की सहायता से की गई थी। ठीक है, और इसमें उत्पादन जो है वह 1959 में वहाँ तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके उद्घाटन के द्वारा प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर लिखा है कि सेल के अधीन उपक्रम है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको क्लियर करूँगा। भारत में जो बड़े बड़े कोर सेक्टर के उद्योग होते हैं, उनका कार्य केवल सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर लौह अयस्क का जो संयंत्र हैं, वे सारे जो प्रमुख कोर सेक्टर के कार्य जो हैं, उनको भी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। और इसके लिए एक उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU जिसे कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई है, जिसका नाम है सेल। तो इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी कि स्टील की जो अथॉरिटी यानी प्राधिकरण है वह भारत की यही है, इसका नाम है सेल। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मतलब है कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा इसके 50% से अधिक शेयर रखे गए हैं, इसीलिए यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि एक स्टील बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो कच्चा माल लगता है वह कहाँ कहाँ से आता है। तो इसके लिए जो लौह अयस्क का प्रमुख कच्चा माल है वह राव घाट से आता है, और राव घाट जो है वह कांकेर जिला में स्थित है। आप मैप में इसकी स्थिति देख लीजिए। इसके बाद आता है कोयला। कोयले की आवश्यकता स्टील बनाने के लिए होती है, तो कोयला आता है कोरबा ज़िले से, ये आपको मैप में कोरबा ज़िला दिख रहा होगा। उसके बाद आता है कोकिंग कोयला, यानी कि कोयले की एक प्रकार होता है जो बहुत ही उत्तम होता है, और यह जो प्रक्रिया होती है स्टील बनाने की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह कोकिंग कोयला जो है वह झरिया स्थान से आती है, जो कि बोकारो में है, और वह कौन से राज्य में स्थित है? जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसके लिए पानी कहाँ से आता है? तो पानी आता है रविशंकर जलाशय, जो कि महानदी पर बना हुआ एक बांध है, और यह धमतरी जिले में स्थित है। वहीं अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है वह मलाजखंड से आता है, और वह मध्य प्रदेश में स्थित है। आप देख लीजिए, एक प्रश्न आया था कि मैग्नीज का जो आयात है छत्तीसगढ़ राज्य में वह कहाँ से होता है, तो इसका उत्तर होगा मलाजखंड, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि डोलोमाइट जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो डोलोमाइट हिर्री माइंस, जो कि बिलासपुर ज़िले में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, और स्टील प्लांट के लिए बिजली कहाँ से मिलती है? तो यह NTPC कोरबा से प्राप्त होती है। और चूना कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है नंदनी खुंदनी, यानी कि दुर्ग जिले में स्थित यह स्थल है। यहाँ पर एक माइंस है जहाँ से चूना जो है वह BSP को प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अन्य स्टील प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जिंदल स्टील पावर प्लांट, यानी यहाँ स्टील भी बनता है और यहाँ पावर जनरेशन का कार्य भी होता है। इसकी जो स्थापना है वह 1988 में रायगढ़ जिले में की गई थी। इसकी स्थिति आप मैप में देख सकते हैं जिंदल स्टील प्लांट की। अब
जो मोनेट इस्पात संयंत्र है इसकी 2 इकाई है, यानी कि 2 यूनिट है। एक यूनिट जो है वह रायगढ़ जिले में स्थित है और दूसरी यूनिट रायपुर के मंदिर हसौद नामक स्थान पर है। तो आप मोनेट के ये 2 यूनिट को मैप में देख सकते हैं। उसके बाद है राजिंदर एवं निको। राजिंदर एवं निको नाम की स्टील प्लांट है जो कि सिलतरा में स्थित है। और सिलतरा कौन से ज़िले में आता है? तो यह आता है रायपुर ज़िले में। ठीक है। एक और है नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग। स्पंज आयरन का ही एक प्रकार है और इसके साथ ही यहाँ पर आयरन का भी निर्माण होता है। यह कहाँ स्थित है? यह दगोरी में स्थित है जो कि बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके बाद बस्तर में 2 प्लांट हैं। एक है नगरनार प्लांट जो कि बस्तर नामक शहर में आता है। ठीक है, याद रखिएगा बस्तर एक पूरा ज़िले का नाम है, लेकिन उसमें भी एक स्थान है, एक शहर है जिसका नाम है बस्तर। ठीक है, वहाँ है। और एस्सार का जो प्लांट है वह हीरानार नामक स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रकाश स्पंज आयरन। प्रकाश स्पंज आयरन जो है वह चांपा में स्थित है और यह किस ज़िले के अंतर्गत आएगा? यह चांपा जांजगीर ज़िले के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आयरन उद्योग के बाद हम सीमेंट उद्योग को देख लेते हैं। ठीक है, अब सीमेंट उद्योग में सबसे पहला सीमेंट कंपनी कौन सा था? तो यह था एसोसिएट सीमेंट कंपनी, यानी कि ACC। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला सीमेंट कंपनी ACC सीमेंट कंपनी था जिसकी स्थापना 1965 में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी है रेमंड सीमेंट कंपनी। रेमंड सीमेंट कंपनी की स्थापना 1983 में बिलासपुर के गोपाल नगर नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, इसके बाद लाफार्ज सीमेंट कंपनी 1 और लाफार्ज सीमेंट कंपनी की 2 यूनिट है। तो पहली यूनिट जो है वह अरसमेटा जो कि जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है, यहाँ निर्मित है यानी स्थापित है। और दूसरी जो यूनिट है वह सोनाडी जो कि बलौदा बाज़ार में स्थित है, यहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा लाफार्ज की 2 यूनिट है। पहली यूनिट जांजगीर चांपा के अरसमेटा में है और दूसरी यूनिट जो है वह बलौदा बाज़ार के सोनाडी में है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद आता है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बलौदा बाज़ार ज़िले के हिरमी नामक स्थान पर है। याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बलौदा बाज़ार ज़िले के हिरमी नामक स्थान पर है। इसके बाद बिरला सीमेंट कंपनी रायपुर ज़िले के बैकुंठ नामक स्थान पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से बिलासपुर से रायपुर कहना चाहेंगे ट्रैवल करेंगे तो आपको ये सीमेंट कंपनी जो है वह बैकुंठ रेलवे स्टेशन के बगल में दिखाई देगी। तो आप इसको याद रखिएगा, बिरला सीमेंट कंपनी बैकुंठ में है। ठीक है, इसके बाद 2 सीमेंट कंपनी है ग्रासिम और अंबुजा। यह जो है वह बलौदा बाज़ार में ही स्थित है और रावण और रवान में यह क्रमशः स्थित है। इसको आप याद रखने के लिए एक निमोनिक से याद रख सकते हैं कि ग्रासिम में आ की मात्रा है और रावण में भी आ की मात्रा है, वरना आप रवान और रावण में कन्फ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा ग्रासिम और अंबुजा दोनों ही बलौदा बाज़ार में है, लेकिन ग्रासिम में पहले आप ग में देखिए आ की मात्रा है और रावण में भी आ की मात्रा है। तो दोनों में जो पहले आ की मात्रा होगी वो पहले आएगा। उसके बाद है अंबुजा सीमेंट कंपनी। तो अंबुजा में देखिए कोई मात्रा नहीं है और रवान में भी पहले शब्द र में मात्रा नहीं है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ग्रासिम, रावण, अंबुजा सीमेंट कंपनी, रवान। ठीक है, इसके बाद CCI सीमेंट कंपनी की 2 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वह मांढर रायपुर में है और दूसरी यूनिट जो है वह अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। तो CCI की 2 यूनिट है, पहला है मांढर रायपुर में और दूसरा है अकलतरा जांजगीर चांपा में। ये दोनों यूनिट अभी बंद चल रही है। ठीक है, अब एक है प्रश्न आया था कि सीमेंट की सबसे ज़्यादा कारखाना कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कि सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना जो है वह बलौदा बाज़ार में स्थित है, इसीलिए बलौदा बाज़ार को सीमेंट का हब केंद्र भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं और कुछ कृषि पर आधारित उद्योगों को देख लेते हैं। तो कृषि पर आधारित उद्योगों की श्रृंखला में सबसे पहले BNC कॉटन मिल आता है जो कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल का शॉर्ट नेम है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वह 1892 में राजनांदगांव के शासक बलराम दास के द्वारा स्थापित कराया गया था। इसका मतलब है कि 1892 के समय राजनांदगांव में एक शासक थे जिनका नाम था बलराम दास, उस समय राजा का शासन था। तो उनके द्वारा बंगाल नागपुर कॉटन मिल नामक कहना चाहिए कॉटन मिल का स्थापना कराया गया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा मोहन जूट मिल, इसकी स्थापना 1935 में रायगढ़ ज़िले में की गई थी और यह राज्य का प्रथम जूट मिल है। तो याद रखिएगा मोहन जूट मिल जो है वह रायगढ़ में स्थित है
और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। अब शक्कर उद्योग को देख लेते हैं। तो शक्कर उद्योग जो है उसके ऊपर जो पहला शक्कर उद्योग है वह कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहले शक्कर उद्योग का नाम ही है भोरमदेव शक्कर कारखाना। और आपको पता होगा कि भोरमदेव जो है वह कबीरधाम जिले में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोरमदेव शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है तो आप याद रखिएगा यह कबीरधाम जिले में स्थित है। और यह जो है सबसे पहला स्थापित शक्कर कारखाना है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इससे जो है वह 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो शक्कर बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें गन्ने से शक्कर बनाते हैं। तो जब शक्कर बनाया जाता है तो कुछ सह उत्पाद होता है यानी बाई प्रोडक्ट होता है जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा ही भोरमदेव शक्कर कारखाना से 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है। अब इसी क्रम में दूसरा है महामाया शक्कर कारखाना जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी और यह सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है। और उस स्थान का कौन सा नाम है तो स्थान का नाम है केरता। केरता सूरजपुर में महामाया शक्कर कारखाना स्थापित है। ठीक है। इसके बाद है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना जो कि 2009 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? यह किया गया था बालोद के करका भाटा नामक स्थान पर। ठीक है। इसके बाद चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जो कि सबसे नया है और यह 2016 में स्थापित किया गया था कबीरधाम यानी कवर्धा के ही पंडरिया नामक स्थान पर। यहाँ भी शक्कर बनाने के बाद जो सह उत्पाद मिलता है यानी बाई प्रोडक्ट मिलता है उससे 14 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हुआ था कबीरधाम में, उसके बाद हुआ था सूरजपुर में, उसके बाद हुआ था बालोद में और उसके बाद हुआ था फिर से पंडरिया यानी कि कबीरधाम में। ठीक है। तो सबसे पहला हुआ था भोरमदेव, उसके बाद हुआ था महामाया शक्कर कारखाना और उसके बाद हुआ था माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना और लास्ट में हुआ है सबसे नया सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। ठीक है। तो उसको याद रखिएगा कि मैप में पहले जाएंगे कबीरधाम, आपको दिखाई दे रहा होगा कबीरधाम। इमेजिन कीजिए, आपको इतने बार मैंने मैप बताया कि आपको अब इमेजिन हो जाना चाहिए। तो पहले आप चलते हैं कबीरधाम। कबीरधाम से फिर सूरजपुर जाने के लिए ऊपर की ओर सूरजपुर जाइए और उसके बाद फिर नीचे आ जाइए बालोद में। ठीक है। बालोद के बाद फिर आपको जाना है कबीरधाम। ठीक है। तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा यानी कि पहले आप कबीरधाम से जाएंगे सूरजपुर, फिर सूरजपुर से आएंगे बालोद और बालोद से फिर वापस जाएंगे कबीरधाम। तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी तरह से इसको क्रम को याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं चावल उद्योग यानी कि चावल के उद्योग से क्या मतलब है? धान से जब चावल निकाला जाता है तो वो मिल में निकाला जाता है जिसे राइस मिल कहते हैं। तो इनकी जो संख्या है वह सबसे ज़्यादा रायपुर ज़िले में है, उसके बाद धमतरी ज़िले में है और बलौदाबाजार ज़िले में भी है। ठीक है। यह क्रम नहीं है, याद रखिएगा। ये प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर चावल उद्योग स्थापित हैं। तो ये कौन कौन से ज़िले हैं? ये हैं रायपुर, धमतरी और बलौदाबाजार। ठीक है। अब कोयले पर आधारित कुछ उद्योगों को देख लेते हैं यानी कोयले का उत्पादन जो है करने वाली कौन कौन सी यूनिट हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ACCL का नाम मैंने आपको बताया था खनिज वाले सेक्शन में कि ACCL द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जो है वह उत्पादन किया जाता है। ACCL का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है। हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है। इसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और बिलासपुर में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है। इसका दूसरा हेड ऑफिस कहाँ है ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका दूसरा मुख्यालय कहाँ है। इसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है। इसके बाद कोयले पर आधारित दूसरा कौन सा उद्योग है? तो वह है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह जो है NTPC यह भी भारत सरकार का एक उपक्रम है और NTPC की छत्तीसगढ़ में कई यूनिट हैं। तो पहली जो यूनिट है वह 1978 में कोरबा में स्थापित की गई थी जिसमें से 1983 को उत्पादन प्रारंभ हुआ था और इस यूनिट से 2600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो देखिए कोरबा में कोयले से ही उत्पादन होता है यानी कोयले को पहले जलाया जाता है। उससे जो भाप निकलता है उससे पानी को गर्म किया जाता है। पानी जो है वह टरबाइन को घुमाती है और विद्युत उत्पादन होता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये जो है वो एक नॉर्मल तापीय ऊर्जा उत्पादन का एक सिद्धांत है। ठीक है। इसी के आधार पर NTPC में जो है वह विद्युत उत्पादित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी यूनिट है वह सीपत बिलासपुर में स्थापित की गई है जो कि 2002 में स्थापित हुई
और इसमें उत्पादन 2008 में प्रारंभ हुआ। यहाँ 2980 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। आप मैप में इनकी स्थिति देख सकते हैं कि ACCL बिलासपुर जिले में स्थित है और NTPC की जो 3 यूनिट है वह कोरबा में स्थित है। और इसके बाद आगे का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह बिलासपुर में स्थित है और तीसरा यूनिट जो है वह पुसौर जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है यहाँ स्थापित है। इसकी स्थापना जो है 2014 में की गई थी और इससे सर्वाधिक 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होना प्रस्तावित है। ठीक है, अब चलते हैं वनों पर आधारित उद्योग। तो वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी वन से जो लघु वनोपज और वनोपज प्राप्त होते हैं उनसे कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं। तो पहला हम देखेंगे रेशम उद्योग। तो रेशम जो है वो भी 4 प्रकार के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उत्पादित होते हैं। पहला है मलबरी, दूसरा है इरी, तीसरा है रैली और चौथा है टसर रेशम। ठीक है, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि रैली रेशम, रैली आपने महानदी को ऐसे बहते हुए रैली के रूप में देखा होगा, रैली की तरह बह रही है, ऐसा मान लीजिए कि वह एक ट्रेन की रैली जो है इस समान बह रही है। तो महानदी से आपको याद आएगा कि महानदी बेसिन में उत्पादित होता है रैली रेशम। ठीक है, अब टसर और बसर ऐसे याद रखिएगा, टसर और बसर। तो टसर रेशम कहाँ उत्पादित होता है, बस्तर में। याद हो गया आपको, रैली की तरह चलने वाली महानदी के में रैली बेसिन रैली रेशम जो है वह महानदी बेसिन में उत्पादित होता है और टसर और बसर मतलब टसर रेशम जो है वह बस्तर में उत्पादित होता है। इसके बाद दो जो भी रेशम बचेंगी यानी कि मलबरी और इरी रेशम, उसको आप ऊपर यानी सरगुजा में भेज दीजिए। यानी कि रैली महानदी बीच में, टसर बस्तर नीचे, और उसके बाद जो भी बचा मलबरी और इरी रेशम उसको ऊपर सरगुजा में भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रेशम उद्योग को बढ़ाने हेतु सोइल टू सिल्क योजना चलाई जा रही है। यानी कि सोइल मतलब मिट्टी, सिल्क मतलब रेशम। ठीक है, तो सोइल टू सिल्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके बाद लाख उद्योग को देख लेते हैं। वनों से लाख की प्राप्ति होती है। लाख का मुख्य संकेंद्रण जो है वह धमतरी जिले में है। याद रखिएगा कौन से जिले में है, धमतरी जिले में। ठीक है, इसके बाद कागज़ आधारित उद्योग को देख लेते हैं कि कागज़ आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कनोई पेपर मिल। कनोई पेपर मिल जो है वह बिलासपुर में ढेका नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, मैप से आप देख लीजिए कि बिलासपुर में ढेका नामक स्थान पर यह स्थित है। उसके बाद है ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल। ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल जो है वह चांपा में स्थित है और यह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। वहीं अगर मध्य भारत पेपर मिल की बात करें तो यह बिरगहनी में स्थित है और चांपा जांजगीर जिले में ही यह आता है। इसके बाद आता है हनुमान एग्रो लिमिटेड। ठीक है, तो हनुमान एग्रो लिमिटेड जो है वह नवापारा रायपुर में स्थित है। ठीक है, आप मैप में इनकी स्थिति देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं उर्वरक आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी उर्वरक का निर्माण किन किन उद्योगों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 2 उद्योग आपको दिखाई दे रहे होंगे। BEC उर्वरक उद्योग जो कि सिरगिट्टी बिलासपुर में स्थित है और चिदम्बरा केमिकल उद्योग जो कि कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। ठीक है, यह जो चिदम्बरा केमिकल उद्योग है उसका पहले नाम था धर्मजी मुरारजी। ठीक है, अब देख लेते हैं बॉक्साइट आधारित उद्योग। तो बॉक्साइट आधारित उद्योग कोरबा जिले के बालको में स्थित है। ठीक है, बालको एक स्थान का भी नाम पड़ चुका है और बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी का शॉर्ट नेम भी है। इसकी जो स्थापना है वह 1965 में की गई थी और 1975 में यानी कि 10 साल बाद इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यह जो बालको है वह हंगरी और रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा बालको हंगरी और रूस की सहायता से स्थापित है और यह एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है और जिसका जो 51% शेयर है वह स्टारलाइट कंपनी को बेच दिया गया। संयुक्त क्षेत्र की कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें 50% से अधिक शेयर जो है वह निजी क्षेत्र के होते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मैंने आपको बताया था कि NTPC भी है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और साथ ही BSP जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी कि उसमें 50% से अधिक से गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो बालको है उसमें कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो मुख्य जो अयस्क है यानी कि बॉक्साइट यह प्राप्त होता है मैनपाट जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। उसके बाद आपको कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोयला आपको कोरबा से ही मिल जाता है और कोरबा में ही हसदेव बैराज बना हुआ है, वहीं से आपको पानी भी मिल जाएगा और NTPC कोरबा में ही विद्युत जो है उसकी आपूर्ति कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ केंद्र द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैगन रिपेयरिंग शॉप जो कि 1966 में स्थापित किया गया था और इसमें उत्पादन यानी कि कार्य प्रारंभ हुआ था 1968 को और यह रायपुर में स्थित है। वहीं अगर भारत रिफ्रैक्टरीज करके जो शॉप है यानी कि प्रतिष्ठान है उसकी स्थापना 1978 में जापान की सहायता से भिलाई में की गई थी और यहाँ जो रिफ्रैक्टरी है वो कौन से प्रकार की होती है, तो इससे फायर क्ले का निर्माण होता है। याद रखिएगा फायर क्ले। ठीक है, इसके बाद है फेरो स्क्रैप कॉरपोरेट लिमिटेड, यानी फेरो मतलब आयरन, स्क्रैप मतलब होता है कि
सह उत्पाद यानी कि बचा हुआ जो अनावश्यक उत्पाद होता है उसे स्क्रैप कहा जाता है। ठीक है, यह जो है वह भिलाई में स्थापित है 1979 को, और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? अमेरिका की सहायता से। तो याद रखिएगा, फेरो स्क्रैप कॉरपोरेट लिमिटेड जो है वो अमेरिका की सहायता से स्थापित है, और भारत रिफ्रैक्टरीज जो है वह जापान की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमारे डेली टेस्ट सीरीज में भाग लें। थैंक यू।